हेलो बच्चों, आज हम लोग बच्चों इससे पहले जो हमारे लेक्चर थे पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के उनको जो है हमने देखा। अब आगे उसके कंटिन्यूएशन में हम आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम पढ़ रहे थे और अब आज हम तीसरा एप्लीकेशन बच्चों गॉस लॉ का देखेंगे। जैसा कि आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये वाला जो डेरिवेशन है इसको आप बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये क्या है? फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, यानी कि हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल है। जैसा कि आप ये डायग्राम में यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब होता है कि एक गोला है, अंदर से वो खोखला है, स्फेरिकल सेल। अब उसके बाद में यानी कि वो शेल है। अब इसमें बच्चों तीन केस बन सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। एक सेल से आउटसाइड, दूसरा सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीन कंडीशंस हो सकती है, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बच्चों पहले ये डायग्राम को समझते हैं। केस वन है, ये देखिए, ये हमारा जो है ये सेल है, सेल खोखला है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और खोखले होने की वजह से सेल पे जितने भी चार्ज हैं बच्चों वो सब क्या रहेंगे? वो सब सरफेस पे रहेंगे, क्योंकि अंदर तो कोई मटेरियल है नहीं, खोखला है, तो सारे चार्ज आपको बाहर देखने को मिलेंगे। इस सेल का रेडियस आपका कैपिटल आर है। अब हम ये मान सकते हैं कि इस सेल पे जो सारे चार्ज हैं वो सेंटर पे क्या है? केंद्रित हैं। यहाँ से P पॉइंट पे, यानी कि R डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। यानी गॉस लॉ के इस्तेमाल से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया कि P पॉइंट पे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, वहां से होकर जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचा। ये सरफेस जो आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये आपका गॉसियन सरफेस है। ये आपका जो है गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, ये आपका गॉसियन सरफेस है। अब यहाँ पे देखो एन वेक्टर, जैसा कि आप देख चुके हैं, ये एरिया वेक्टर को दर्शा रहा है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। अब बच्चों चूंकि यहाँ पे ये जो स्फेरिकल सेल है इसके पूरे सरफेस पे आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। अब अगर बात किया जाए कि इस P पॉइंट से होकर जाने वाला जो फ्लक्स है, या आप कह लीजिए इस गॉसियन सरफेस से होकर जाने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें तो आप जानते हैं बच्चों फाई बराबर होता है E और A का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर इसको हम आगे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं EA cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी देखें गॉसियन सरफेस पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल ही देखने को मिलेंगे हर पॉइंट पे। गॉसियन सरफेस पे आप कोई सा भी पॉइंट देख लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के मतलब पैरेलल में है तो थीटा आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर हो जाएगा आपका EA। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, एरिया, अब एरिया कौन सा लेना है? एरिया बच्चों हमें लेना है जो देखिए जो हमने गॉसियन सरफेस खींचा है इसका जो है रेडियस आपको स्मॉल r दिखाई पड़ रहा है, तो जो एरिया लेंगे हम ये गॉसियन सरफेस का लेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इस सेल का एरिया ले लेते हैं, लेकिन हमारा रेडियस r है, ये हमने गॉसियन सरफेस खींचा है, तो यहाँ से इस सरफेस से होकर जाने वाला फ्लक्स हमें पता करना है, तो जो एरिया लेंगे हम वो भी गॉसियन सरफेस का ही एरिया लेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कह सकते हैं फाई बराबर E इंटू A, और A क्या होगा? क्योंकि वो भी स्फेयर बना है तो स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है r हमारा स्मॉल है, यानी कि हमारा कौन सा r लिया गया है? ये वाला आउटसाइड स्फेयर का रेडियस लिया गया है और वही लिया जाएगा। उसके बाद में यूजिंग गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ का इस्तेमाल करके अगर हम जानना चाहें कि कितना फ्लक्स जा रहा होगा इस गॉसियन सरफेस से, तो वो फाई बराबर होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों
क्यू इनक्लोज्ड, यानी कि क्यू इनक्लोज्ड क्या है, ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, यानी कि हम कह सकते हैं क्यू इनक्लोज की वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इस पे जितना चार्ज बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम पहले ही इस पे बात कर चुके हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, यही क्यू आपका क्या है, क्यू इनक्लोज है बच्चों, क्यू इनक्लोज आप इसको कह सकते हैं। तो ये देखिए फाई बराबर होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर यहां से क्यू इनक्लोज की वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्यू इनक्लोज्ड बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, क्यू इनक्लोज्ड बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, तो सिग्मा हमने रख दिया और ए की जगह पे ध्यान दो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हमने इस बार इसका रेडियस क्यों लिया है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि चार्ज किस स्फीयर पे है, इसी स्फीयर पे। बच्चे कभी कभी ये वाला आर कंफ्यूज रहते हैं कि स्मॉल आर लेना है कि कैपिटल आर लेना है, तो आप देख रहे हैं कि चार्ज किसके ऊपर है, कैपिटल आर रेडियस वाले स्फीयर पे, तो आपको यही वाला आर लेना है। तो यहाँ पे सिग्मा एरिया की जगह पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब बच्चों जरा एक बात ध्यान दीजिए कि ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये फ्लक्स फॉर्मूले से निकाला गया फ्लक्स है और ये फ्लक्स गॉस लॉ से निकाला गया फ्लक्स है, पर दोनों है तो फ्लक्स ही, चाहे तरीका कुछ भी हो, इसलिए ये दोनों फ्लक्स की वैल्यू तो इक्वल ही रहेगी इस गॉसियन सरफेस से जाने वाले। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, और दोनों ही फ्लक्स हैं और सेम चार्ज के कारण जाने वाले फ्लक्स हैं, इस वजह से दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई बच्चों कट जाएगा, तो E बराबर ये आर स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा, तो E आउटसाइड, क्योंकि ये आउटसाइड हमने पॉइंट लिया है इसीलिए यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, E आउटसाइड बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये स्फेरिकल सेल के कारण पहले केस में पी पॉइंट पे जो है आपको बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो अभी तक आपको ये फॉर्मूला देखने को मिला है कि ई आउटसाइड बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसके बाद अगर हम आगे चलें बच्चों, तो अब हमने अभी देखा था कि सिग्मा बराबर, अभी जो हमारा ये फॉर्मूला आया है यहाँ पे देखिए बच्चों, ई आउटसाइड बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, सिग्मा बराबर अभी मैंने चर्चा की थी, सिग्मा बराबर क्या हम लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में सिग्मा बराबर है क्यू अपॉन ए, और एरिया कौन सा, उस वाले स्फीयर का जिसपे चार्ज है, तो इस वाले स्फीयर पे चार्ज है तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर लिखा हुआ है। तो हम ई आउटसाइड जो अभी हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाला था, तो वहां पे सिग्मा की जगह पे हम रख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में है, तो देखिए यहाँ पे हमने 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रखा है, और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए ये कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है। बेसिकली हमने क्या किया है, इस सिग्मा की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर स्क्वायर आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, ई आउटसाइड क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आउटसाइड यानी किसी भी सेल, इस स्फेरिकल सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर होगी। अगर इसी का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो यहाँ आर कैप यानी कि यूनिट वेक्टर और जोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका आर वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन देखें, या आप कह लीजिए एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, यानी दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसान तरीके से गॉस थ्योरम का प्रयोग करके स्फेरिकल सेल के बाहर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है बच्चों। अब सेकंड केस देखेंगे, यानी कि अगर ये पी पॉइंट बाहर ना हो करके स्फेरिकल सेल के सरफेस पे ही होता तब क्या फॉर्मूला आता। जब तीसरा केस बनता है जब इसके अंदर होता तब क्या केस बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे आगे की तरफ। अब हमारा जो है हम सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस है ऑन द सरफेस, यानी कि अगर सरफेस पे ही पी पॉइंट होगा तो हमको बच्चों कुछ ज्यादा नहीं करना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ई आउटसाइड का हमारा फॉर्मूला है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर क्या था, यहाँ पे देखिए डायग्राम में स्मॉल आर था पी पॉइंट के बीच और ये जो स्फेरिकल सेल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अगर ये पी पॉइंट आपका यहाँ पे बच्चों आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी।
तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए यही चीज हमने किया है, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख दिया है। तो ई सरफेस यानी कि स्फेरिकल शेल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो Q/4πε0r² होगी। और आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है। अब केस नंबर 3 की बात करें, केस नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, फिर से डायग्राम देखिए। जैसा कि अगर ये P पॉइंट पहले हमने बाहर लिया फिर सरफेस पे लिया, अगर P पॉइंट हम अंदर ले लें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डायग्राम बना है, यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए P पॉइंट इस बार हमने क्या कर लिया है, अंदर की तरफ बच्चों ले लिया है, यही ये हमारा वही सेल है। तो अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो नेट फ्लक्स यहां से जाना चाहिए इस गॉसियन सरफेस से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो स्फेरिकल सेल है, क्योंकि इधर खोखला है ये, तो सारे चार्ज जो हैं इसके सरफेस पे हैं, तो जो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे अंदर की तरफ बना रखा है, इसके अंदर इनक्लोज चार्ज तो कुछ है ही नहीं, और इनक्लोज चार्ज अगर जीरो होंगे तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं Q इनक्लोज क्या है, जीरो। और जब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी E इनसाइड बराबर हो जाएगा बच्चों जीरो। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें E वर्सेस R के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ बनाना चाहें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि जब जो पॉइंट था वो अंदर की तरफ था, यानी स्फेरिकल सेल के अंदर की तरफ था, उस समय आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखने को मिल रही। तो यहाँ पे देखिए जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से जब तक कम है तब तक आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगी। जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई है, यानी कि ये पॉइंट एकदम सरफेस पे आ गया है, यानी सेकंड वाले केस की अगर हम बात करें, स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर हो गया है, उस समय आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों देखने को मिल रही है। और उसके बाद जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम देखें ई आउटसाइड, यानी कि स्मॉल आर और ई में देखिए बच्चों इनवर्सली का रिलेशन है, अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो जैसे ही आउटसाइड का केस आता है, यानी P पॉइंट इस सरफेस से बाहर की तरफ जाता है, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनवर्सली घटती है, तो ग्राफ आपका ऐसे बन जाता है। और ये ग्राफ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये एक केस हो गया। उसके बाद में अगर हम आगे की तरफ बच्चों चले, तो ये है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। यहाँ पे कर लीजिए एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, यानी कि एक हमारे पास बच्चों स्फेयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, उस पे पूरे पे क्या है, उस स्फेयर पे पूरे पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहां बनाना है। ठीक है, इस स्फेयर पे पूरे पे चार्ज है। अब बच्चों देखो बात ये आती है कि ये जो नॉन कंडक्टिंग आपका जो है सॉलिड स्फेयर है, इसके आउटसाइड पॉइंट पे और इसके सरफेस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला एज इट इज आएगा जैसा कि आपने स्फेरिकल सेल के द्वारा निकाला है। अंतर सिर्फ इतना आएगा बच्चों कि जब हम P पॉइंट को अंदर लेंगे, यानी कि P पॉइंट इस स्फेरिकल सेल के अंदर, जैसे लेट से इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, वहां पे क्या था कि स्फेरिकल सेल में, क्योंकि वो हॉलो स्फेरिकल सेल था, तो सारे चार्ज सरफेस पे थे, अंदर कोई चार्ज था नहीं, तो Q इनक्लोज जीरो था, जिस वजह से वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखने को मिले। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है तो इसके अंदर किसी भी आप जो पॉइंट लेंगे तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। यही अंतर है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर और आपके हॉलो स्फेरिकल सेल में। तो अब यहाँ पे बच्चों देखिए, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट P है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। ये हमारा स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस कैपिटल R है, इस P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है बच्चों, और इस P पॉइंट पे चूंकि इनक्लोज चार्ज आपको अंदर की तरफ, ये देखिए चार्ज इनक्लोज दिखाई पड़ रहे हैं गॉसियन सरफेस से, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर जाती हुई और एरिया वेक्टर भी बाहर जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसमें जो दो केस थे, आउटसाइड वाले और सरफेस वाले, तो बच्चों वो दोनों वैसे ही होंगे जैसे आपने सेल के फॉर्मूला जो निकाला था, सेम वही फॉर्मूला निकलेगा। सिर्फ तीसरा केस जो है वही इसमें चेंज हो जाता है, नॉन कंडक्टिंग
सॉलिड स्फीयर में। तो अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि हमारा कैपिटल आर रेडियस है और पूरे स्फीयर में हमारे जो है जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है, तो अब चूंकि स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि अगर ये कंडक्टर होता है स्फीयर तो सारे चार्ज सरफेस पे आ जाते, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है इसलिए इसके पूरे उसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई पड़ेंगे आपको। तो इसमें हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, और आपको पता है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रो बराबर होता है Q अपॉन V। रो बराबर इसीलिए इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रो, तो हमने इस पे पूरे पे चार्ज कैपिटल क्यू मान लिया है, और इस पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे इस पूरे स्फीयर के लिए। अब अगर हम बात करें कि बच्चों ये यहाँ पे जो पी पॉइंट, ये हमने गॉसियन सरफेस जो माना है, इससे होकर जाने वाले अगर फ्लक्स की बात करें फॉर्मूले से, तो फाई बराबर होता है E इंटू ए। तो अब यहाँ पे देखिए इस गॉसियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स हमें चाहिए, तो एरिया भी हम इसी स्फीयर का लेंगे जो अंदर की तरफ है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कौन सा आर लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है स्मॉल आर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया पहला इक्वेशन हो गया। अब गॉस लॉ लगा देंगे। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इस स्फेरिकल इस स्फीयर से होकर जाने वाला जो फ्लक्स है नेट फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, Q इनक्लोज, अगर Q इनक्लोज की वैल्यू हम निकालना चाहें तो यहाँ से देखिए अगर Q इनक्लोज बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू वी। लेकिन सावधान, इस गॉसियन सरफेस से बच्चों ये पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज नहीं है, सिर्फ ये अंदर वाले चार्ज इनक्लोज हैं। तो हमें Q इनक्लोज यानी कि अंदर वाले चार्ज कितने हैं उसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो Q इनक्लोज बराबर हो जाएगा आपका रो इंटू वी। तो देखो बच्चों हमने रो लिखा है इंटू वी। अब वॉल्यूम हम कौन सा लेंगे, वॉल्यूम लेंगे ये जो गॉसियन सरफेस आपको बच्चों दिखाई पड़ रहा है इसका, क्योंकि जो इनक्लोज चार्ज हैं वो तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, बाकी ये चार्ज एक्स्ट्रा हैं, इनको Q इनक्लोज में आप काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो वॉल्यूम है अंदर वाले स्फीयर का वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसीलिए यहाँ देखिए बच्चों स्मॉल आर लिखा गया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो ही गया। तो इस तरीके से इस गॉसियन सरफेस से जाने वाले फ्लक्स का दोनों तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली, एक तो फॉर्मूले से फाई इक्वल टू ई और ए के डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से, और दूसरा गॉस लॉ से यानी कि फाई नेट बराबर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो रो आया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो रो आया है, रो क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी रो की निकाल ली है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमने कैपिटल Q इसलिए लिखा है कि कैपिटल Q पूरे स्फीयर का चार्ज है, और स्मॉल Q इनक्लोज यानी कि ये सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज है उसी की वैल्यू को Q इनक्लोज बोला गया है। तो अब यहाँ पे देखो रो का हमने फॉर्मूला यहाँ से देखो बच्चों रख दिया है, रो बराबर Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू यहाँ पे देखिए इंटू ये फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आपका एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4/3 पाई कट जाएगा, तो फाई नेट कितना बचेगा Q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों ही फ्लक्स के फॉर्मूले हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे। तो पहले में हमारा क्या आया था बच्चों, ये फाई बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे में आपको दिख रहा है Q आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर यहाँ नीचे चला जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, एक आर ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए E बराबर क्या है Q आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर और आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बचेगा यानी कि क्यू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आर स्क्वायर उससे कटा है तो आर क्यूब बचेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये फॉर्मूला देखने को मिला। अब यहाँ पे जरा बच्चों ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और
स्मॉल आर में कैसा रिलेशन दिखाई पड़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। यही अंतर है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में और आपका जो है स्फेरिकल सेल में, कि वहां पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था, यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रहा, क्यू आर अपॉन 4πε0 आर क्यूब के बराबर आ रहा है। अगर इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, तो आपने देखा कि जैसे जैसे, यानी कि अगर अंदर बात करें नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल स्फीयर के, अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और आर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक लीनियर लाइन आपको देखने को मिलेगी। कब तक? जब तक वो पॉइंट जो है वो सरफेस पे नहीं आ जाता। यानी कहने का मतलब यहाँ से जैसे जैसे आपका आर बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर वो भी बढ़ती रहेगी, और जब ये यहाँ पे ये पॉइंट आपका सरफेस पे आ जाएगा उस समय, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्मॉल आर बराबर आपका जो है किसके हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के। उस समय मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे स्मॉल आर आउटसाइड जाएगा उस स्फीयर से, तो वही फॉर्मूला जैसे सेल के लिए था, ई और आर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। इसमें और उसमें अंतर ये था कि वहां पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शून्य थी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शून्य नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने जितने भी एप्लीकेशन थे जो कि डेरिवेशन के रूप में आ सकते थे, उन सबको हमने देख लिया है। और इस तरीके से हमारा जो है, हम कह सकते हैं कि पहले चैप्टर में जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेरिवेशन हो सकते हैं उनको देख लिया है, और इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।